बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस वीडियो में हम देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ न्यूटोनियन फ्रेमवर्क। वैसे तो न्यूटोनियन फ्रेमवर्क के काफ़ी जो है लिमिटेशंस हैं, लेकिन इस वीडियो में हम स्पेशली बात करेंगे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक जो लिमिटेशंस हैं उन पर हम ख़ास तौर पे उन्हीं पे बात करेंगे हम। तो गैलीलियो और न्यूटन का मानना ये था कि अगर हम कोई भी दो ऑब्जर्वर है, कोई भी दो शख्स हैं, उन दोनों के पास अपनी अपनी घड़ियाँ हैं, और अगर वो दोनों अपनी घड़ियों को मैच कर लेते हैं, उन पे दोनों पे टाइम सेम कर लेते हैं, फिर वो कायनात के किसी भी पॉइंट पे चले जाएं, एक किसी दूसरे कोने में चला जाए, एक ज़मीन पे चला जाए और एक चाहे मार्स पे या कहीं भी ब्लैक होल के करीब चला जाए, तो उन दोनों के लिए टाइम फिर भी सेम रहेगा। उन दोनों के लिए घड़ियों का जो टाइम होगा वो हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि उन दोनों ने सिंक्रोनाइज की हुई हैं अपनी क्लॉक्स, अपना जो टाइम है उन्होंने मैच किया हुआ है एक दूसरे के साथ। उनके लिए जो टाइम का कॉन्सेप्ट था वो एब्सोल्यूट टाइम का कॉन्सेप्ट था। वो मानते थे कि टाइम एब्सोल्यूट क्वांटिटी है तमाम ऑब्जर्वर के लिए। तो one of the central assumption of Newtonian framework is that two observer will, once they have synchronized their clocks, always agree about the time of an event irrespective of their relative motion। अगर दो ऑब्जर्वर ने अपनी घड़ियाँ एक दूसरे से मैच कर ली हैं, तो वो कहीं पे भी चले जाएं, किसी भी तरह से वो मूव कर रहे हों, तो कोई भी इवेंट अगर रूनुमा होता है तो दोनों के लिए सेम टाइम पे वो रूनुमा होगा। दिस इम्प्लाइज दैट फॉर ऑल ऑब्जर्वर टाइम इज़ एन एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट। तो न्यूटन और गैलीलियो के लिए ये मानना था कि टाइम जो है वो एब्सोल्यूट है, तमाम लोगों के लिए सेम तरह से फ़्लो करता है टाइम। अच्छा, अब इसमें जो प्रॉब्लम क्या है, ऐसी थिंकिंग में प्रॉब्लम क्या है उसकी तरफ बात करते हैं। मान लें कि मैं स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता हुआ आ रहा हूँ, मान लें कि ये जो है मैं स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा हूँ, और यहाँ पर कोई दूसरा ऑब्जर्वर मौजूद है जिसके हाथ में एक लेज़र लाइट है। जैसे ही मैं मूव करता हुआ इस पॉइंट पर पहुंचता हूं, बिल्कुल उसके बराबर में पहुंचता हूं, तो वो उस लेज़र लाइट को ऑन कर देता है, उसमें से फोटोन अमिट करता है एक। अब मैं भी स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा हूं और फोटोन भी स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है। तो मेरे लिए ये जो फोटोन है, जैसे जैसे जितना डिस्टेंस मैं मूव कर रहा हूँ उतना ही ये फोटोन भी मूव करता जाएगा। तो मेरे लिए ये जो फोटोन है ये तो रेस्ट पे हुआ। मेरे लिए ये फोटोन तो मूव ही नहीं कर रहा, क्योंकि जिस तरह से जितना मैं आगे डिस्टेंस जा रहा हूँ उतने ही डिस्टेंस फोटोन मूव कर रहा है। तो मेरे एतबार से तो ये फोटोन रेस्ट पर हुआ। तो और रेस्ट में ऐसा फोटोन जो है वो ज़ीरो है। तो मेरे लिए तो यहाँ पे कोई फोटोन ही नहीं है। अगर कोई फोटोन नहीं है तो कोई एनर्जी नहीं है, और ये डायरेक्टली ऑपोजिट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के। मेरे लिए यहाँ पे कोई एनर्जी मौजूद ही नहीं, और इस ऑब्जर्वर के लिए यहाँ पे एनर्जी मौजूद है। जबकि अगर मैं यहाँ सामने एक पार्टिकल रखता हूँ और वो पार्टिकल इस फोटोन को एब्जॉर्ब करता है, तो उसका कोई ना कोई कंसिक्वेंस निकलेगा, उसका उसके नतीजे में कुछ ना कुछ रूनुमा होगा। मे बी वो जो पार्टिकल है वो आयोनाइज हो जाए, मे बी वो जो है उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर ऑर्बिट में चला जाए उस फोटोन को एब्जॉर्ब करके। तो कुछ ना कुछ तो रूनुमा होगा, लेकिन जो है मेरे लिए ये क्या होगा कि ये फोटोन रेस्ट पे है, और मेरे लिए मेरे मुताबिक मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये फोटोन कुछ भी नहीं कर सकता। ये फोटोन यहाँ पे कोई फोटोन मौजूद ही नहीं है। तो पहला तो ये जो है ड्रॉबैक हो गया न्यूटोनियन मैकेनिक्स के थ्रू। जो है ये अगर हम देखें तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई न्यूटोनियन मैकेनिक्स में। इसको आगे रिजॉल्व करेंगे हम कि क्या मेरे लिए ये फोटोन रेस्ट पर है या नहीं है। एक और तरीके से इसको देखते हैं, लिमिटेशन को देखते हैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स की। अगर मैं मान लूँ कि मेरे पास एक ट्रेन है, ये मेरे पास एक ट्रेन है और इसमें एक ऑब्जर्वर मौजूद है। ये एक ऑब्जर्वर मौजूद है, इसके पास भी एक फ्लैश लाइट है, और ये फ्लैश लाइट जो है इसको फ्लैश करता है, और बिल्कुल अपवर्ड फ्लैश करता है, और ये फोटोन जो है वो बिल्कुल ऊपर जाते हैं, और ऊपर एक मिरर लगा हुआ है, और मिरर से रिफ्लेक्ट होकर फोटोन वापस नीचे आ जाते हैं। अगर मैं मान लूँ कि ये जो डिस्टेंस है फ्लैश लाइट से लेके ऊपर जाने तक का डिस्टेंस, इसको मैं y मान लूँ, तो इस ऑब्जर्वर के लिए जो स्पीड ऑफ लाइट होगी वो कुछ इस तरह से फाइंड कर सकता है। इसके पास एक स्टॉप वॉच होगी, ये टाइम नोट कर लेगा, फ्लैश लाइट के जाने और वापस आने तक का टाइम नोट कर लेगा अपनी जो है स्टॉप वॉच पे। तो इसके लिए जो स्पीड ऑफ लाइट होगी वो होगी v इक्वल्स टू 2y डिवाइडेड बाई टी। 2y इसलिए क्योंकि एक बार लाइट को जाने में जो डिस्टेंस उसने कवर किया वो y, और वापस आने में जो किया तो 2y हमारे पास टोटल डिस्टेंस तय किया लाइट ने।
और टाइम उसने नोट कर लिया कि इतना टाइम लाइट को जाने और वापस आने में लगा, तो वो टाइम टी हो गया। और वेलोसिटी इस तरह से ये ऑब्जर्वर जो वेलोसिटी फाइंड करेगा लाइट की, वो हमारे पास आ गई v इक्वल टू 2y/t। अब अगर हम मान लें कि ये ट्रेन मूव कर रही है, ये ट्रेन मूव, पहले भी मान लें कि ये ट्रेन मूव कर रही थी और ये मूव कर रही थी विद नियर द स्पीड ऑफ लाइट। इसकी जो ट्रेन की जो स्पीड है उसको मैं टी प्राइम बोल रहा हूँ, और ये अप्रोक्सीमेटली स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रही थी ये ट्रेन। इसमें जो ऑब्जर्वर मौजूद है कांस्टेंट वेलोसिटी से, चूंकि ये ऑब्जर्वर ये ट्रेन मूव कर रही है, तो इस ऑब्जर्वर को महसूस नहीं होगा कि ये लाइट का कोई पाथ चेंज नहीं होगा, बिल्कुल सीधी लाइट ऊपर जाएगी और बिल्कुल सीधी नीचे आ जाएगी, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेन मूव कर रही है। ये एक इनर्शियल फ्रेम है हमारे पास। अब अगर ये ट्रेन मैं मान लूँ कि एक ऑब्जर्वर मेरे पास मौजूद है जो कि बाहर से इस ट्रेन को देख रहा है, बाहर से इस ऑब्जर्वर को ऑब्जर्व कर रहा है। ये तो वेलोसिटी वो आई जो इस ऑब्जर्वर ने खुद ऑब्जर्व की, जो ट्रेन के अंदर मौजूद है। अब एक ऑब्जर्वर मैं ले रहा हूँ जो कि बाहर खड़ा हुआ है ट्रेन के, उसके लिए ये ट्रेन मूव कर रही है, उसके लिए ये ट्रेन जो है वो मूव कर रही है। और मूव करती हुई ट्रेन के कुछ केसेस मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। तो इस ऑब्जर्वर के लिए ट्रेन मूव कर रही है। जब फ्लैश लाइट जो है फ्लैश की अंदर वाले ऑब्जर्वर ने, तो इस ऑब्जर्वर ने देखा कि ट्रेन यहाँ पर मौजूद थी और अभी इसने फ्लैश की, और चूंकि जो है ट्रेन है वो स्पीड ऑफ लाइट, नियर द स्पीड ऑफ लाइट मूव कर रही है, तो स्पीड ऑफ लाइट जिस तरह से लाइट ऊपर की तरफ जाएगी ट्रेन आगे भी मूव करती जाएगी। और ये पॉइंट मैं एक ऐसा ले रहा हूँ जब मेरे पास लाइट ऊपर मिरर के साथ टकराई और ट्रेन उस दौरान इस जगह पर पहुंच गई। ये ऑब्जर्वर देख रहा है कि जब इसने फ्लैश की लाइट लेज़र को ऑन किया तो तब तो ये यहाँ पे था, लेकिन जब ऊपर मिरर के साथ टकराई तो वो ऑब्जर्वर जो अंदर वाला जो था, जो ट्रेन थी, वो यहाँ पर पहुँच गई थी, और लाइट का जो फोटोन है वो यहाँ पर है। अभी यहाँ पर था, फिर यहाँ पे पहुँच गया, और जब वापस टकरा के मिरर से वापस आया तब तक ट्रेन यहाँ पर पहुँच चुकी थी, और तब मेरे पास जो ऑब्जर्वर है वो यहाँ पे आ गया मेरे पास इधर, और ये जो फोटोन है अब यहाँ पे आ गया। तो ये जो ऑब्जर्वर है ये इस लाइट का पाथ जो देखेगा, वो लाइट का पाथ कुछ ऐसा होगा, वो देखेगा कि लाइट यहाँ से मूव करती हुई गई इस पॉइंट पे और फिर रिटर्न होके इस पॉइंट पे आई। तो इस ऑब्जर्वर के लिए लाइट ने जो ट्रैवल जो लाइट की वो यहाँ से इधर और यहाँ से इधर आई, जबकि अंदर वाला जो ऑब्जर्वर है उसने सिर्फ ये देखा कि लाइट बिल्कुल सीधी ऊपर गई और बिल्कुल सीधी नीचे आ गई। उसके लिए डिस्टेंस था y, और टोटल डिस्टेंस हो गया 2y, और वेलोसिटी हमारे पास आ गई ये। और ये ऑब्जर्वर जो है, अगर इस ऑब्जर्वर से पूछा जाए कि वेलोसिटी ऑफ लाइट बताएं आप, तो फिर वो क्या कैसे फाइंड करेगा इसको? वो इसको लिखेगा v इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। इसके पास भी स्टॉप वॉच है। असल में टोटल टाइम तो दोनों के लिए हमने माना हुआ कि सेम है, क्योंकि दोनों की घड़ियाँ सिंक्रोनाइज हुई हुई हैं न्यूटन के मुताबिक, दोनों का टाइम तो सेम है। लाइट के जाने और आने में दोनों का टाइम सेम लगेगा, तो इसलिए नीचे जो डिनोमिनेटर में t है वो दोनों के लिए सेम रहने वाला है। अब बात आ गई डिस्टेंस की। इसके लिए था 2y डिस्टेंस, इसके लिए डिस्टेंस देख लेते हैं कि कितना है। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हमने बोला हुआ कि ये कैपिटल Y है। अब लाइट ने ऊपर की तरफ तो लाइट मूव की और आगे भी मूव किया लाइट ने। मान लें कि लाइट, चूंकि वेलोसिटी v प्राइम से ये ट्रेन मूव कर रही है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक लाइट को पहुँचने में टाइम t लगेगा। तो जो टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में लगेगा वो बेसिकली डिस्टेंस लगेगा v प्राइम इंटू टी, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस लगेगा वो लगेगा v प्राइम इंटू टी डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से मैं एक ट्राइंगल बना सकता हूँ। ये डिस्टेंस मेरे पास आ गया ये वाला डिस्टेंस मेरे पास आ गया y, और अगर मुझे हाइपोटेनियस का डिस्टेंस फाइंड करना है तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लूँ तो मेरे पास ये डिस्टेंस आ जाएगा, और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास ये दोनों डिस्टेंस जो हैं वो आ जाएंगे। बेसिकली ये इस तरह से होगा, मेरे पास ये आ जाएगा v प्राइम टी डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर प्लस कैपिटल Y का स्क्वायर रूट, और बाहर 2 से मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये वेलोसिटी आएगी इस ऑब्जर्वर के लिए इस लाइट की। अब अगर आप देखें तो क्योंकि t दोनों के लिए सेम है,
ऊपर डिस्टेंस दोनों के लिए डिफरेंट है, तो दोनों के लिए वेलोसिटी ऑफ लाइट भी डिफरेंट डिफरेंट हो गई। इस ऑब्जर्वर के लिए ये जो स्पीड ऑफ लाइट है ये डिफरेंट है, इस ऑब्जर्वर के लिए ये स्पीड ऑफ लाइट जो है वो डिफरेंट है। लेकिन स्पीड ऑफ लाइट तो तमाम ऑब्जर्वर के लिए सेम है। अगर हम स्पीड ऑफ लाइट की बात करें तो कोई भी अगर ऑब्जर्वर है, अगर वो रेस्ट पे है या वो मूव कर रहा है, उनके लिए स्पीड ऑफ लाइट तो सेम है। अगर ये स्पीड ऑफ लाइट दोनों के लिए सेम है और डिस्टेंस तो दोनों के लिए डिफरेंट है, तो फिर दोनों के लिए टाइम डिफरेंट होना पड़ेगा, तभी स्पीड ऑफ लाइट सेम आएगी। देखिए ऊपर वाली वैल्यू तो डिफरेंट है, और ये वाली वैल्यू तभी सेम आएगी जब ये टी की वैल्यू अगर मैं डिफरेंट पुट करूं। मान लें इसके लिए डिस्टेंस जो था वो 6 था, और इसके लिए टाइम कुछ आना पड़ेगा, जिसके लिए मेरे पास 3 × 10⁸ वैल्यू आए लाइट की। अब इसके लिए डिस्टेंस अगर मेरे पास हो जाता है 10, तो यहाँ पे टी की वैल्यू कुछ चेंज होगी, टी की वैल्यू इसकी जो इसकी वैल्यू है टी की वो नहीं होगी, तभी मेरे पास वैल्यू आनी चाहिए 3 × 10⁸। अगर मेरे पास इन दोनों की टी की वैल्यू सेम होगी तो फिर कभी भी दोनों की वेलोसिटी सेम नहीं आएगी। तो मतलब ये कि दोनों के लिए टाइम डिफरेंट होगा, दोनों के लिए जो टाइम है वो डिफरेंट है अगर स्पीड ऑफ लाइट की वेलोसिटी सेम है दोनों के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम ये प्रूव करेंगे कि दोनों ऑब्जर्वर के लिए ये स्पीड ऑफ लाइट जो है वो सेम है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूव है जो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रूव करेंगे। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जो पास्टुलेट है वो ये है कि कोई भी ऑब्जर्वर है, चाहे वो मूव कर रहा है या नहीं कर रहा, उसके लिए स्पीड ऑफ लाइट जो है वो सेम है, वो उसकी वैल्यू यही है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। तो अभी हमने देखा कि इस एतबार से न्यूटोनियन फ्रेमवर्क से जो है हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट जो है वो डिफरेंट आ रही है ऑब्जर्वर के लिए। लेकिन चूंकि स्पीड ऑफ लाइट सेम है तो इसका मतलब टाइम दोनों के लिए डिफरेंट होगा, और अगर टाइम डिफरेंट होगा तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो है वो फेल हो जाती है। न्यूटोनियन मैकेनिक्स हमें ये कहती है कि जो टाइम है वो तमाम ऑब्जर्वर के लिए सेम रहेगा। तो ये जो है मेन लिमिटेशन है न्यूटोनियन फ्रेमवर्क की या गैलीलियन फ्रेमवर्क की, जो कि गैलीलियो और न्यूटन ये मानते थे कि जो टाइम है वो एब्सोल्यूट है, और टाइम चूँकि एब्सोल्यूट नहीं है, ये हमने इसमें देखा कि ये पहली लिमिटेशन हमारे पास है न्यूटोनियन फ्रेमवर्क की। इसके अलावा जो चंद लिमिटेशंस हैं वो ये हैं कि न्यूटोनियन फ्रेमवर्क सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे नहीं अप्लाई होती। जब हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स को की स्टडी करते हैं, उनके मोशन को डिस्क्राइब करते हैं, चूँकि अनसर्टेनिटी की वजह से हम मोमेंटम और पोजीशन और डिफरेंट एस्पेक्ट जो हैं सब एटॉमिक पार्टिकल के वो साइमल्टेनियसली फाइंड ही नहीं कर पाते, तो इसलिए वहाँ पे भी न्यूटोनियन मैकेनिक्स फेल हो जाती है। इसी तरह से बहुत बड़े बड़े जो इजराम फल्की हैं, जैसे ब्लैक होल है, उसको भी न्यूटोनियन मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाती, और ये भी एक जो काफ़ी जो है बड़ी लिमिटेशन है न्यूटोनियन फ्रेमवर्क की। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये प्रूव करेंगे कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो तमाम ऑब्जर्वर के लिए सेम है। तो फिर उससे आपको इस प्रॉब्लम का जो आइडिया है वो क्लियर हो जाएगा कि दोनों के लिए स्पीड ऑफ लाइट सेम है, तो दोनों के लिए टाइम डिफरेंट होगा तभी दोनों के लिए स्पीड ऑफ लाइट जो है वो सेम आएगी। तो अगर दोनों के लिए टाइम डिफरेंट है तो वहीं से जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अपना जन्म लेती है, और वहीं से स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का आगाज़ होता है कि टाइम जो है वो डिफरेंट मूविंग ऑब्जर्वर के लिए डिफरेंट है, और फिर लेंथ कॉन्ट्रडिक्शन और डिफरेंट जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कॉन्सिक्वेंस हैं उसके उन पे हम बात करेंगे।